पैरालिसिस का मरीज ठीक तो होना चाहता है, बट पैरालिसिस को समझता नहीं है। पैरालिसिस के मरीज को लगता है कि उसका हाथ और पैर काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वहाँ कमी होगी। मगर कभी उसने सोचने की कोशिश नहीं की थी। जब वो हॉस्पिटल में गया था तो डॉक्टर ने उसके हाथ पैर को चेक नहीं किया था, उसका MRI CT स्कैन करवाया गया था। हाथ पैर का नहीं, ब्रेन का। क्यों करवाया था? डॉक्टर को पता है कि दिक्कत कहीं ना कहीं उसके हाथ पैर में नहीं, उसके ब्रेन के अंदर है। ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हुआ था, हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा हाथ पैर पैरालिसिस के अंदर बंद हो जाता है। जब भी किसी को लकवे का अटैक हुआ, पैरालिसिस का अटैक हुआ, तो दिमाग के अंदर या तो खून का थक्का आया होता है या किसी टाइप की नस फटी होती है। अब खून के थक्के से आपका हाथ पैर कैसे बंद होता है, इसको समझना हर लकवे के मरीज के लिए ज़रूरी हो जाता है। खून दिमाग में जा रहा है तो उसके साथ क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन, दिमाग के सेल्स के लिए खाना पानी। अब उसमें क्लॉट आ गया, एक जो भाव है वो रुक गया, तो क्या होगा कि दिमाग तक खून, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंच पाएगा। अब अगर वहां पर खून नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, खाना नहीं पहुंचेगी, तो कितनी देर तक हमारे ब्रेन के सेल जिंदा रह पाएंगे? कुछ मिनट, कुछ घंटे। अब ये जो पहले 4 घंटे होते हैं, ये लकवे के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं इसको समझने की कोशिश करना। अगर इन 4 घंटे के अंदर ये क्लॉट निकल जाता है तो पैरालिसिस होता ही नहीं है, क्योंकि 4 घंटे भूखे प्यासे रह सकते हैं। मगर अगर ये 4 घंटे किसी से मिस हो जाएं, पहले 4 घंटे, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का हाथ और पैर बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जो हाथ पैर को चलाता था, उसे कंट्रोल करता था, वहाँ की मांसपेशियों को कमांड देता था कि तुमने अब हिलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, वो खराब हो गया। यानी आपकी कंपनी का बॉस अगर खराब है तो उस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह से अगर ब्रेन का एक हिस्सा जो आपके हाथ पैर को चलाता था वो खराब हो जाए तो आपको पैरालिसिस से कोई नहीं बचा सकता। अब अगर दिमाग के अंदर नस फटती है तो दिमाग के अंदर खून फैल जाता है, फैल गया तो भी दिमाग को नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि लकवा सबसे बड़ा कारण दिमाग के हिस्से को नुकसान पहुंचना ही है। अब दिमाग का एक हिस्सा मर गया तो उसको जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मर गया। अगर कोई डॉक्टर दिमाग के हिस्से को दोबारा से जिंदा कर दे तो शायद वो पूरे शरीर को जिंदा कर सकता है, और ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है जो दिमाग के हिस्से को दोबारा से जिंदा कर दे। इसी वजह से लकवे को, पैरालिसिस को एक ऐसी लाइलाज बीमारी माना जाता है जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिजियोथेरेपिस्ट कहता है हम काम कर रहे हैं, और पेशेंट लगा रहता है और उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। मगर कभी समझने की कोशिश की कि जब आपके ब्रेन का वो हिस्सा मर गया था, आप बिल्कुल बेड पे थे, हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, आवाज़ नहीं चल रही थी, तो पहले 6 महीने में आपके शरीर के अंदर सुधार कैसे आया? कैसे चलने लगे, कैसे बोलने लगे? क्योंकि दिमाग का वो तो हिस्सा तो मर गया था। तो तरीके से, किताबों के हिसाब से तो आपको दोबारा से चलने लायक, बोलने लायक बनना ही नहीं चाहिए था। मगर आपने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की होगी कि हमारे हर शरीर के पास, हर शरीर के अंग के पास एक ताकत होती है। आपकी स्किन कट जाए, हड्डी टूट जाए, जुड़ जाती है। इसी तरह से किसी भी वजह से ब्रेन को नुकसान पहुंच जाए, चोट पहुंच जाए, तो क्या होता है? ब्रेन उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है, और वो जो सुधार लेकर आता है और वही आपको पहले 6 महीने में खड़ा कर देता है, चलने लायक बना देता है, बोलने लायक बना देता है, हाथ चलने लग जाते हैं, बात करने लायक लग जाते हो, चीज़ों को समझने लायक लग जाते हो। मगर 6 महीने के अंदर ये सुधार आना बंद हो जाता है। यानी अगर आज मुझे लकवा हुआ तो अगले 6 महीने में मेरे में जो सुधार हुआ वो हुआ। उसके बाद कोई संभावना बहुत कम हो जाती है कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जो दवाई खा रहा हूँ, वो मेरे पे काम करेगी। दवाई तो छोड़ो, दवाई है ही नहीं लकवे की। एक लकवे का मरीज अपना पर्चा निकाले और एक एक दवाई की सॉल्ट को खुद ब खुद सर्च करके देखेगा तो क्या देखता है? अरे इसमें तो कोई ब्रेन के लिए दवाई ही नहीं है। मल्टीविटामिन खाने से मेरे ब्रेन में ऐसा क्या सुधार हो जाएगा कि वो दोबारा से काम करने लग जाएगा? तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती कि हम अगर मल्टीविटामिन खा रहे हैं, ताकत की दवाई खा रहे हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, उससे मेरा ब्रेन ठीक हो जाए। इसी वजह से ब्रेन पे काम करना ज़रूरी है। ब्रेन पे काम करोगे लकवे को हरा पाओगे, ब्रेन पे काम नहीं करोगे कोई भी दवाई आप पे काम नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है, भाई ब्रेन का हिस्सा तो वो मर गया था, जिंदा कैसे करें?
ब्रेन ने पहले 6 महीने में क्या किया था? अपने घाव भरे। कैसे भरे? ये स्किन की तरह नहीं भरते कि चमड़ी कट गई और भर गए। ब्रेन के जो सेल होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बहुत सारे दिमाग के हिस्सों को इस्तेमाल कर रहा हूं। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बात कर रहा है। ये बात कैसे करता है? इनमें कोई फ़ोन तो होता नहीं, फ़ोन उठाया, इंटरकॉम उठाया, सामने वाले डिपार्टमेंट को बोल दिया हाँ जी ये काम करना है, ऐसा तो होता नहीं। तो इनके बीच में एक संचार प्रक्रिया होती है, एक कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस। ये आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं। मुझे कुछ चाहिए, मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करूंगा, दूसरा हिस्सा उसको लेगा और आगे उसको रिले करेगा। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ये हमें सोचने की, समझने की शक्ति देते हैं। और किसी के दिमाग में ये जितने इंटरडेंड्राइट कनेक्शन जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बने हुए होते हैं, दिमाग उतनी ही ऊंचा सोच पाता है। हर इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, हर इंसान कैलकुलेशन में अच्छा नहीं होता, हर इंसान एस्ट्रोनॉट नहीं बनता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये जो इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस हैं ये अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं। इसी वजह से हम अलग अलग काम करने में अच्छे होते हैं। ये जो इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस हैं, ये जो कनेक्शन है, जो दिमाग आपस में एक दूसरे से बात कर रहा है कि ठीक है ये हाथ उठाना, ये पैर उठाना है, कनेक्शंस है ना, वो एक को कमांड करते हैं, फिर वो कमांड धीरे धीरे हमारे हाथ की मांसपेशियों तक आती है, हमारी नर्व्स तक आती है। नर्व कहती है ठीक है मांसपेशियां उठ जाओ। कनेक्शन है ना, दिमाग से आपके हाथ का क्या कनेक्शन है? तो पूरा जाल बिछा हुआ होता है हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का। और अगर ब्रेन ने कुछ भी काम लेना होता है तो वो अपने नीचे नर्व्स को बोलता है कि जाओ यहाँ पर हाथ को हिलाओ, ये उंगलियां हिलाओ, इसको बोलने की ताकत दो, इसे समझने की ताकत दो। तो ये इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और यही काम करते हैं, और वो उन्हीं में काम करते हैं जहाँ पर सेल जिंदा हैं। मरे में नहीं बन पाएंगे, मरे वाले तो मर गए, उसे भूल जाओ, पूरी तरह गवा दिया हमने उसको। तो जो हमारे जिंदा सेल हमारे ब्रेन में बचे हुए हैं, जिनको किसी टाइप का नुकसान खून की थक्की की वजह से या फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से नहीं हुआ, वही सेल अपने अंदर और इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बनाकर और कॉम्प्लेक्सिटी को लाकर उस काम को करना सीखते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ से जाना है चंडीगढ़। अब हमारे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है इस समय, पूरा बाईपास बंद कर रखा है, पूरी रोड हाईवे बंद कर रखा है। तो क्या मैं चंडीगढ़ जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? मैं जा सकता हूँ, मैं गाँव का छोटा रास्ता ले लूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा बट मैं पहुँच जाऊँगा, है ना। तो इसी तरह से ब्रेन भी काम ये करता है कि जो हिस्सा डैमेज है उसको बाईपास करके निकल जाता है। क्यों, कैसे कर गया? इंटरडेंड्राइट कनेक्शन से कर गया। तो ये जो सेल जो हमारे ब्रेन में बचे हुए होते हैं, उनके अंदर अगर हम इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट दोबारा से चलने बोलने लायक बन सकता है। हाँ या ना? हाँ। अब ये इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस पहले 6 महीने में तो अपने आप बने, किसी दवाई की जरूरत नहीं थी। अब इस टाइम के अंदर मरीज किसी गुरुद्वारे जाता है, मंदिर जाता है, दवाई करता है, फिजियोथेरेपी करता है, तो उसको सब में आराम मिलता है, क्योंकि ब्रेन कर रहा है, कोई दवाई नहीं कर रही, ब्रेन अपने आप कर रहा है। तो इस टाइम में किसी का भी हाथ लगता है तो मरीज को लगता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। ये 6 महीने बीत गए, उसके बाद आप किसी भी जगह चले जाओ आपको सुधार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब ब्रेन कर ही नहीं रहा। तो हमें डीप जाना होता है, दिमाग के अंदर जाकर उस हिस्से को पकड़ना होता है जहां पे जरूरत है। हमें उन इंटरनेट कनेक्शंस को बढ़ाना है, उन्हें और कॉम्प्लेक्स करना है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग के अंदर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, हम एक बात बताता हूँ, आपको पता नहीं होगी। जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो हमारे दिमाग को बनाते हैं, वो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक इक्वल मात्रा में रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। हमारा दिमाग का साइज बड़ा होता चला जाएगा मगर सेल्स उतने ही रहेंगे। मगर हमारे किसी शरीर के हिस्से में ऐसा नहीं होता, वो मात्रा में बढ़ते हैं, संख्या में बढ़ते हैं और वो विकास का दर शुरू होता है। तो ब्रेन जब छोटा था तो न्यूरॉन्स उतने ही थे जितने अभी हैं, हो सकता है उससे कम हो, मगर ब्रेन ने विकास किया क्योंकि उसने अपने अंदर इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बढ़ाया, नेचुरल तरीके से बढ़ाया।
ये जो नेचुरल प्रक्रिया है, अगर हम इसे दोबारा से इनिशिएट कर सकें किसी भी तरीके से कि ब्रेन के अंदर जो इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस बन रहे हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो जाए और डेवलप हो जाए, तो क्या होगा? पैरालिसिस के मरीज के हाथ पैर में दोबारा चलने की, बोलने की क्षमता आ जाती है। और इसको करने के लिए हमें ब्रेन को और गहराई से समझना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन की ये जो नए कनेक्शन हैं ये एज पर रिक्वायरमेंट बनते हैं। यानी अगर मुझे बोलने की इच्छा कर रही है, मैं बोलना चाहता हूं, मैं तभी बोल पाऊंगा, क्योंकि तभी मेरे ब्रेन के अंदर वो कनेक्शंस बनेंगे जो मुझे बुला पाएंगे। यानी अगर मैं चलना चाहता हूं तो मुझे चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, अगर मैं कोशिश नहीं करता तो ये कनेक्शंस नहीं बनेंगे। तो जरूरी हो जाता है सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन। आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, आप सोचते हो कि उससे आप ठीक हो जाओगे, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उस तरफ धकेला जहां पर उस एक्सरसाइज के लिए जो मांसपेशी चाहिए, उनको चलाने के लिए जो कनेक्शन चाहिए, वहां पर वो बने। तो हमें एक एक्सरसाइज वो सिलेक्ट करनी पड़ती है जो आपके ब्रेन को डेवलप करे एक पर्टिकुलर काम के लिए। एग्जाम्पल से समझो, मैं बैंक में कैशियर हूं, मेरी आज पहली दिन है नौकरी का, मैं नोट गिन रहा हूं, पीछे लाइन लग जाती है। याद है पुराने दिन जब काउंटर नहीं हुआ करते थे नोट के, तो हम खड़े रहते थे कि मेरी बारी कब आएगी, कब वो अपने नोट गिनेगा और कब वो, है ना। मगर कुछ टाइम के बाद हम जाते हैं तो वही कैशियर फटाफट 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 नोट गिन रहा होता है। कैसे गिन पाता है? क्योंकि उसने उस काम को दिन बाय दिन, रोज के रोज करता रहा, और जब उसने इतना किया कि वो उसमें निपुण हो गया, अच्छा हो गया। तो हमने एक्सरसाइज को भी वो सिलेक्ट करना होता है जो पैरालिसिस मरीज को दोबारा से चला सके। वो तैर नहीं पाएगा, मानता हूँ, वो साइकिल नहीं चला पाएगा, मैं वो भी मानता हूँ, मगर वो चलने में बेटर होगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि ब्रेन को हम सब चीज़ों में दोबारा से पहले जैसा नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों में हम उसको बेटर कर सकते हैं। तो पहला काम, हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन किया, हमने इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को ब्रेन के अंदर बढ़ाया, और उसके बाद उनको रास्ता दिखाया, सही रास्ता। गलत रास्ता पकड़ा तो उसका जो रिजल्ट है वो भी गलत होगा। और एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आप चलना चाहते हो तो चलो, अगर आप चलने से चूक जाओगे, आप साइकिलिंग करोगे कि बैठ की होती है, तो आप बैठे ही रह जाओगे, कभी चल नहीं पाओगे। इसलिए फिजियोथेरेपी जब हम करवा रहे होते हैं तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि पेशेंट लेट की जो एक्सरसाइज करता है उसमें अच्छा होता चला जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट का देखो कमर उठा रहा है, देखो पैर चलने लग गया, देखो ये होने लग गया, मगर मरीज को खड़ा कर दो, सब जीरो हो जाता है, किसी काम की नहीं होती वो एक्सरसाइज। हमें ये चीजें बहुत देर से समझ में आती हैं। तो जरूरी है सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन और ब्रेन के अंदर इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बढ़ाना। जब ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, पैरालिसिस का मरीज की लाइफ सुधर जाती है। और वही तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा से चलने लगे, दोबारा से बोलने लगे, दोबारा से उसके अंदर वो जो उसका काम वो जो करता था, अपने काम जो करता था, कम से कम उतना तो करने लगे। तो जरूरी है बीमारी को समझना और गहराई से समझना। जब हम उस बीमारी को गहराई से समझ जाएंगे, उस पर जड़ से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन करेंगे, सही तरीके से डाइट फॉलो करेंगे, तो हम ठीक क्यों नहीं होंगे? हम हो सकते हैं, हमें करना पड़ेगा, हमें होना है, ये जज्बा अपने अंदर लेकर आना है और आज से इस काम को शुरू करना है। क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतनी ही बीमारी पक्की होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि मरीज 10 साल पुराना है तो वो ठीक नहीं हो सकता, वो भी ठीक होता है, टाइम ज्यादा लगता है। और अपने आप के अंदर कमियां देखने में कोई हर्ज नहीं होता, अपनी दवाइयों के अंदर कमियां देखने में कोई हर्ज नहीं है, और अपने डॉक्टर के अंदर कमियां देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोई भी पूरा नहीं है। मगर जब सारे मिलके काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो पैरालिसिस पेशेंट की लाइफ बदल जाती है। अब मैं आपको कुछ पेशेंट दिखाता हूँ, खुद ब खुद देखना और खुद सोचना कि ये जो पैरालिसिस का पेशेंट है क्या बता रहा है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम भी सुधार अपने अंदर लेकर आ सकते हैं अगर हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एक गलत स्टेप, एक गलत डिसीजन लाइफ खराब कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे, मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल
क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस संजीवनी के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई थी, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 मिनट। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा, मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ से चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा। और जब साइंस संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था, मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा। अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूँगा, मगर मुझे सही होना है। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, कितनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है। तो खुद समझ गए आप। तो ज़रूरी है पहले अपने अंदर इच्छा भरना कि मैंने ठीक होना है, मैं ठीक होके रहूँगा, मैंने आज अपने अंदर अपने जीवन को मैंने बदलना है। दूसरा काम, एक्सरसाइज मैं एक करूँगा और उसे इतना करूँगा कि मैं उसमें अच्छा हो जाऊँ। मुझे नहीं करनी कोई फालतू एक्सरसाइज। मैंने अगर चलना है तो मैं अपने सिर्फ चलूंगा और सही तरीके से पैर को रखूंगा, पैर को घुमा के नहीं रखूंगा, मैं लिंपिंग नहीं करूंगा, मैं इस तरह से चलूंगा जैसे रस्सी के ऊपर कोई चलता है। एक पैर के दूसरा पैर, दूसरे पैर के तीसरा पैर। कितना मुश्किल है इसको चलना। टाइम न लगता है, मेहनत लगेगी, जो लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी बर्बाद नहीं होने वाला, सब आपके काम आने वाला है। तो पैर को ठीक करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज, सिर्फ चलना। सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मैं सिर्फ चलने में अच्छा हो पाऊंगा, मैं ना उठक बैठक में हो पाऊंगा, मैं ना मुझे साइड में ऐसे ऐसे चलना है, ना मैंने ऐसे ऐसे चलना है। बट मैं जब मैं सीधा चलता हूं तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलता हूं। मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा, मानता हूं, मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं पैर को नहीं हिला पाऊंगा, बट मैं चल अच्छे तरीके से रहूंगा। तो मैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता हूँ, कहीं घूमने जा सकता हूँ। तो जरूरी है सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लकवे को आज आप गहराई से समझ गए होंगे। और कोई भी पेशेंट आपको लकवे का मिलेगा तो आप समझा भी सकते हो कि भाई आपके साथ दिक्कत क्या है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के ज़माने में, जब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। क्योंकि अगर आप बीमारी को समझते नहीं हो तो आप उसे निकल भी नहीं सकते। अगर आज आप बीमारी को समझ जाते हो, उसकी जड़ को समझ जाते हो, तो उसको वहीं से ख़त्म करना कितना आसान हो जाता है। आज तक आपको लगता था कि आपका हाथ पैर नहीं चल रहा, आज आपको पता लगा कि दिक्कत तो हमारे ब्रेन के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आज आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा और अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलें तो कम से कम अपने अंदर जो आलस है कि मैं नहीं चल सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, ये नेगेटिविटी खत्म हो जानी चाहिए। मैंने ठीक होना है, कम से कम अपने शरीर के अंदर ये आ जाना चाहिए कि मैं ठीक होके ही रहूँगा। अब इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।